हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दिसंबर 2021 का एससीएमपी का पेपर के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन पॉसिबल क्या हो सकते हैं। बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ पा रही है, दैट्स बिकॉज कि आई एम हैविंग थ्रोट प्रॉब्लम्स। इट इज़ नॉट वेल सिंस अ कपल ऑफ डेज, और इसी वजह से मैं कल इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इवन दो आई हैड सॉल्व द पेपर यस्टरडे इटसेल्फ। तो आज मैं इस वीडियो को किसी तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम फेसिंग अ लिटिल प्रॉब्लम, बट प्लीज़ बेयर अगर आवाज़ क्लियर नहीं आती है तो। Uh, इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कस करना, वी विल नॉट बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन डिटेल इन टुडेज वीडियो। हम इन्हें डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता था और व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। दी सॉल्यूशंस आर ऑफ कोर्स गिवन बाय मी, यानी कि ये मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सॉल्यूशन निकाला हुआ है। Suggested answers could of course change from the answers that I am saying. ओवरऑल द पेपर वाज मैनेजेबल। हालांकि क्वेश्चन पेपर जिस तरह से फ्रेम किया गया है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। इतना ज़्यादा थ्योरी और अनएक्सपेक्टेड जगह से थ्योरी पूछना, ये एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इट वुड बी अ मैनेजेबल पेपर जैसा कि था। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उनका यही कहना है कि द पेपर वाज इजी, दे फाउंड इट इजी, एंड इट वाज लेंदी ऑफ कोर्स, क्योंकि एससीएमबी का हमेशा लेंदी होता ही है पेपर। तो मैनेज करना टाइमिंग के साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ऑल्सो आई वुड एडवाइस कि दिसंबर 21 वाले स्टूडेंट्स, अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहीं पर बंद कर दो इसको, और एग्जाम्स खत्म होने के बाद में ही देखो। बट मे 22 वाले स्टूडेंट्स जो होंगे, या फिर उसके बियॉन्ड अगर कोई देखना चाहता है, तो वो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो था फ्रॉम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे जनरली केसेस हमारे पास में अवेलेबल है। वी हैव टू केसेस, एक केस सिनेरियो दिया हुआ है, एक केस स्टडी दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, बट दिस केस वाज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड और फ्रॉम द गिवन केसेस दैट वी ऑलरेडी हैड। तो ये जो केस था काफी सिंपल था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपिक, ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि बताओ चीफ कंसल्टेंट अपने रिमार्क्स में क्या कहना चाह रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ इस केस का, कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी। ओके, एबीसी मेटल्स लिमिटेड, जो कि ओर से लेड में कन्वर्ट करती है, और इन लोगों का पूरा कन्वर्जन हो रहा है। तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल कॉस्ट रिजल्टेंट होते हैं, क्योंकि वेस्ट जनरेट होता है, पोल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि एक कंसल्टिंग ग्रुप को हायर करेंगे फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इस ग्रुप का जो कंसल्टेंट आता है, ठीक है, वो आके इन्हें बताता है कि हमें ये सब करना जरूरी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे ध्यान देना जरूरी है। ओके, सो नाउ चीफ कंसल्टेंट आके क्या व्यूज एक्सप्रेस करता है। तो वो ये व्यूज एक्सप्रेस करता है कि ईएमए का इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट ही द पर्सन टेल्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईएमए, प्लस वो लास्ट में एक बात कहता है यहाँ पर उसके पैराग्राफ में, कि इट कुड बी अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, विच आई थिंक कि ये काफी अच्छा पॉइंट बन सकता है हमारे आंसर के लिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर आप लिख सकते हो कि प्रोबेबली द कंपनी विच इज एबीसी मेटल्स लिमिटेड अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है अबाउट बीइंग ग्रीन, कि हम लोग ऐसा काम करते हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। सो दैट इज हाउ दे कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जनरेट हो सकता है फ्रॉम कॉस्ट लीडरशिप। और कॉस्ट लीडरशिप कैसे अटेन कर सकते हैं, जब हमारा कॉस्ट कम हो। और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें डेफिनेटली एनवायरमेंटल कॉस्ट को मैनेज और रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो कॉस्ट लीडरशिप भी अचीव किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट आर द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द चीफ कंसल्टेंट। नेक्स्ट आता है कि मेजर एरियाज जहां पर XYZ कंसल्टिंग ग्रुप ने सजेस्ट किया है ईएमए अप्लाई करने के लिए फॉर एबीसी मेटल्स लिमिटेड। हालांकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड वेस्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसके अलावा जो मुझे लगता है इन जनरल ईएमए जिस चीज के लिए यूज होता है, विच आर की कॉस्ट कैलकुलेशन, ओके, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये जनरल यूजेस होते हैं ईएमए के। मुझे लगता है कि ये वाले पॉइंट्स भी यहाँ पर लिखे जा सकते थे अपार्ट फ्रॉम दोज अबव पॉइंट्स। उसके बाद में पूछा है
कि व्हाट आर द 6 फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ऊपर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ये चार तो है ही, साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल तो वो होता है जो हमारे पीएनएल पे इम्पैक्ट डालता है, एक्सटर्नल वो होता है जो कि सोसाइटी पे इम्पोज किया जाता है बट हमें डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट नहीं करता, हम लोग बॉन्ड नहीं करते हैं। कन्वेंशनलिस्ट कि हम लोग जो नॉर्मली आरएम यानी कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं, अपने सप्लाईज इनपुट्स यूज करते हैं, उसके बिहाइंड जो एनवायरमेंटल कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है उससे, वो कन्वेंशनल के अंदर आता है। हिडन में आता है कि जो ओवरहेड्स हमारे कैप्चर कर लेते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट को और जनरल ओवरहेड्स में छुपा देते हैं बिकॉज हम लोग प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं कर पाए, वो आता है हिडन कॉस्ट के अंदर। कंटिजेंट इज कि या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, शायद फ्यूचर में इनकर करना पड़े या ना करना पड़े। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पेनल्टी, या तो लग सकती है आगे या नहीं लग सकती। रिलेशनशिप कॉस्ट, रिलेशनशिप कॉस्ट वो होता है जिसमें हम ऐसे कॉस्ट इनकर करते हैं ताकि ऐसी चीजें कर सके जिससे स्टेक होल्डर्स का परसेप्शन चेंज हो जाए। ठीक है, सो जैसे कि एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग करना, तो ये होता है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, दीज आर द 6 क्लासिफिकेशंस। 6 मार्क का ही था तो आई थिंक बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक का नाम और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट जनरली छुपा होता है, हमें उसे निकालना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है यूजिंग द आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। जनरल लेजर में से इसे आइडेंटिफाई करके एलोकेट करना होता है टू द प्रोसेस और प्रोडक्ट जिसकी वजह से ही ये कॉस्ट जनरेट हुआ था। तो यहां पर आपका आइडेंटिफिकेशन का मतलब मुझे लगता है ये होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्होंने बोला है दो अकाउंटिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करो, एक है इनपुट आउटपुट एनालिसिस और एक है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में आप देखते हो कि इनफ्लो कितना हुआ, यानी कि कितने क्वांटिटी का इनफ्लो था, कितनी क्वांटिटी का आउटफ्लो था, दोनों को कंपेयर करते हैं। जितना डिफरेंस होता है यील्ड में, जस्ट लाइक मास बैलेंस अप्रोच की कितना किलो डाला कितना किलो निकला और बचा हुआ जो रह रहा डिफरेंस, वो आपका एनवायरमेंटल कॉस्ट था। सो दैट इज इनफ्लो आउटफ्लो कंपैरिजन। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट एनालिसिस होता है। नाउ स्पेसिफिकली फॉर एबीसी मेटल्स लिमिटेड आप ये लिख सकते हो कि ये लोग ओर को अपने प्रोसेस के अंदर डालते हैं, तो कितना ओर डाला उसमें से कितना लेड निकला और बचा हुआ जो इनके एक्स्ट्रा केमिकल्स वेस्ट वगैरह निकल रहा है, ठीक है, वो सब अकाउंट किया जा सकता है या तो एज स्क्रैप या फिर अगर हम डिस्पोज करते हैं तो एज डिस्पोजेबल कॉस्ट। दैट इज इनपुट आउटपुट एनालिसिस। नेक्स्ट आता है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हर प्रोसेस पर आइडेंटिफाई करते हैं मटेरियल लॉसेस कितने हो रहे हैं और हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताया कि हमारे प्रोसेस क्या क्या है, सबसे पहले ये लोग जो करते हैं ना वो ये है कि स्मेल्टिंग की जाती है। सो ओर इज टेकन फॉर द स्मेल्टिंग, जिसमें पहले ब्लास्ट में की जाती है, फिर रेवर्बरेटरी में की जाती है, फिर रोटरी किल्ड फर्नेसेस में की जाती है। ठीक है, तो ये अपने को क्या बताता है कि सबसे पहले आप ब्लास्ट में जो भी कर रहे हो काम, ठीक है, स्मेल्टिंग कर रहे हो जो भी कर रहे हो, यहाँ पे कितना वेस्ट जनरेट हुआ, फिर यहाँ पर गया तो कितना वेस्ट जनरेट हुआ, एंड देन यहाँ पर कितना वेस्ट जनरेट हुआ, हर प्रोसेस पर कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है और कितना मटेरियल लॉसेस हो रहा है, वो आप अकाउंट फॉर करते हो, रिकॉर्ड करते हो अंडर द फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो एबीसी स्पेसिफिक भी बता दिया मैंने आपको और इन जनरल भी बता दिया। लास्ट है एफ। एफ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अब फाइनल रिपोर्ट बनानी है जिसमें आप सजेस्ट करो कि कौन से 4 एरिया होंगे जिस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 4 एरियाज में आता है वेस्ट। अच्छा, इन्होंने नाम दिए हुए हैं, ठीक है, वेस्ट, वाटर कंजम्पशन, एनर्जी, कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल। तो वेस्ट के अंदर तो मास बैलेंस अप्रोच लगता है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमने कितना मटेरियल इनपुट में डाला और कितना आउटपुट निकला और बचा हुआ जो है वो वेस्ट है। डेफिनेटली आपको अपने प्रोसेस को ऑब्जर्व करके ही उसमें रिडक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर के लिए 2 बार कंपनी पे करती है, एक बार खरीदने के लिए और दूसरी बार उसको डिस्पोज करने के लिए। तो वाटर को कंज्यूम करने पे हमें देखना होगा कि हम कैसे कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं, पॉसिबली वाटर एफिशिएंट मशीनरीज या इक्विपमेंट्स हम लोग लगा सकते हैं। एंड ऑल्सो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करके पानी हम लोग स्टोर करके और उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, apart from that we will have to identify the processes that require the consumption of water और फिर वहां पर कैसे कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं वो यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी के अंदर आप देखोगे कि कोई वेस्टफुल प्रैक्टिस है क्या या कहीं पे इनएफिशिएंसी है क्या, आप एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन मशीन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे जो एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करता हो, जिससे आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो पाएगा एनर्जी से रिलेटेड।
एंड ऑल्सो आप देखोगे कि कोई वेस्टफुल प्रैक्टिस है तो उसे भी आप एलिमिनेट करोगे। लास्ट आता है कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल्स। अगेन केयरफुल ऑब्जर्वेशन जरूरी है अपने पूरे प्रोसेस का, कहाँ पर कितना यूज होता है, कैन वी रिड्यूस इट, एंड डिस्कशन विद मैनेजमेंट कैन हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट। ये था सर अपना फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द केस स्टडी क्वेश्चन। इसको कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से पूछा गया है। ठीक है, इसमें दो तरह के कस्टमर्स बताए, एक है गुड, एक है एक्सीलेंट। गुड कैटेगरी का जो कस्टमर है वो एक बाइक खरीदता है हर 5 साल में। ठीक है, 5 लाख की बाइक है और पर बाइक 1 लाख मेंटेनेंस चार्जेस भी इनकर करता है। एक्सीलेंट कैटेगरी का जो कस्टमर है वो डेट ऑफ फर्स्ट बाइंग से लेकर एंड तक टोटल 7 बाइक खरीदेगा। ठीक है, जब भी पहली बार खरीदेगा तब से लेकर आखिरी तक 7 बाइक टोटल खरीदेगा। एक बाइक का कॉस्ट है 6 लाख और सारे बाइक्स का पर ईयर ठीक है, ध्यान रखना ये पर बाइक दिया है, ये दिया है पर ईयर। तो पर ईयर कॉस्ट इसका लगता है मेंटेनेंस का 1,20,000। प्रॉफिट मार्जिन कितना है तो वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है सेल ऑफ बाइक पर और सर्विस चार्जेस पर। एज एनालिसिस किया इस कंपनी ने तो वो बताते हैं कि जनरल एस्टिमेट यह है कि 20 साल की उम्र में सबसे पहले एक आदमी बाइक खरीदेगा एंड ही विल कीप राइडिंग द बाइक अंटिल ही रीचेस 40 इयर्स एंड 3 मंथ्स। ओके, तो ये 3 महीना जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल सकता है, क्योंकि 20 साल से 40 साल यानी कि 20 साल होता है, 20 साल का गैप होता है। ठीक है, और हमें गुड के लिए क्या बताया कि हर 5 साल में एक बाइक खरीदता है। तो अगर 20 ईयर का गैप है तो हर 5 साल के हिसाब से इट मींस कि मैं 4 बाइक खरीदूंगा। पर देन द 3 मंथ्स ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। ठीक है, जिसके हिसाब से अब अलग अलग अजम्पशंस लिए जा सकते हैं। एक अजम्पशन ये होगा कि सर 4 खरीदेंगे 3 महीने के लिए, अलग से एक और क्यों खरीदेंगे। और एक अजम्पशन ये हो सकता है कि आईसीआई ने अगर ये 3 महीना अलग से दिया है तो पॉसिबली वो चाहता है कि पांचवी बाइक भी हम लोग खरीदवाएं। ठीक है, तो बोथ कुड बी दी अजम्पशंस। आई एम नॉट श्योर कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। पर्सनली माय एडवाइस और माय अप्रोच वुड बी टू गो विद द 5 बाइक्स। ठीक है, ये 3 महीने के लिए अलग से, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस एंड नॉट थिंकिंग प्रैक्टिकलिटी वाइज। तो प्रैक्टिकली तो क्वेश्चंस हमारे बनते ही नहीं है ना, और क्वेश्चन जैसा बनता है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। Although apart from all this, I don't know what ICI is trying to test here from this question. इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, इट इज फर्दर ऑब्जर्व्ड कि गुड कैटेगरी कस्टमर 5 साल के बियॉन्ड रुकेगा नहीं परचेज करने के लिए। इसी वजह से मुझे लगता है कि 40 साल खत्म होते ही वापस से नहीं रुकेगा, खरीद लेगा और 3 महीने और चलाएगा। ठीक है, अब गुड कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके पहले एक और पॉइंट पढ़ना जरूरी है। ये नोट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला नोट में पॉइंट दिया हुआ है कि इग्नोर एनपीवी ऑफ मनी एंड टैक्स इम्प्लीकेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 2, अज्यूम करना है कि सर्विस और मेंटेनेंस चार्ज लास्ट डे ऑफ द ईयर पर ही इनकर किए जाएंगे। और थर्ड में कैलकुलेशन आपको शो करना है। तो चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखो मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया 5 बाइक है, 5 लाख की एक बाइक है और 25% पे इनका प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, सो 5 × 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25% प्लस सर्विस मेंटेनेंस चार्जेस देख लेते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे कि सर 5 बाइक है तो 5 लेना चाहिए था, 4 क्यों लिया। तो इसके लिए पीछे ये पॉइंट रिस्पॉन्सिबल मैं मानता हूं कि लास्ट डे ऑफ द ईयर पर ही सर्विस मेंटेनेंस चार्जेस इनकर होते हैं। सो इन दैट केस अगर वो 40 साल 3 महीने तक ही चलाने वाला है, 40 साल के एंड पर वो सर्विसिंग कराता है अपनी फोर्थ बाइक की, पर फिर अगर 3 महीने ही और चलाता है पांचवी बाइक को, तो उसके बाद वो 5 साल के बाद सर्विसिंग क्यों कराने जाएगा। ठीक है, उसे सर्विसिंग कराने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो इन दैट केस फिर 4 बार ही वो सर्विसिंग कराएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो 5 × 5 लाख इंटू 25% प्लस 4 × 1 लाख इंटू 60%, ये आता है 8,65,000। ओके, तो ये था सर अपना आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। मुझे नहीं पता आपका मैच हुआ है या नहीं हुआ। हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है और पॉसिबली इंस्टीट्यूट शायद ऑल्टरनेटिव यहाँ पर आंसर्स में निकाल दे, शायद। ठीक है, नॉट अ कंपल्शन। पार्ट 2 बहुत सिंपल हो जाता है, काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पर तो बताया है कि 7 बाइक वो खरीदेगा, चाहे वो 25 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो या 40 साल का हो। वो फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट बाइंग टिल द डेट ही राइड्स द बाइक, वो टोटल में 7 बाइक खरीदेगा। सो देयर इज नो अदर थॉट टू बी देयर इन योर माइंड। 7 बाइक खरीदता है, 6 लाख का एक बाइक है और 25% का प्रॉफिट मार्जिन है, और 15 बार उसको
कराना पड़ेगा सर्विसिंग। 15 बार क्यों सर, 16 बार होना चाहिए। आप कैलकुलेट करोगे तो 16 आएगा, ठीक है। बट अगेन द लॉजिक रिमेन्स हियर कि लास्ट वाले को उसको सर्विस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद में वो 9 महीने और तो चलाने ही नहीं वाला, और ईयर एंड पे जाकर सर्विसिंग होता है ना। और ये पर ईयर है, ध्यान रखना, 5 साल का गैप नहीं है, पर ईयर सर्विसिंग है। पर फिर भी द लास्ट वन विल नॉट हैपन, दैट इज व्हाई आई विल टेक 15 टाइम्स सर्विसिंग। ओके, तो उस हिसाब से देखो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 65%, तो टोटल आता है 22,20,000। दिस इज अगेन माय आंसर। पार्ट 3 में इन्होंने क्या बोला है कि 500 ऐसे कस्टमर जो 30 साल की उम्र में, ठीक है, 30 इयर्स ऑफ एज, 500 कस्टमर्स, ये लोग गुड कस्टमर्स होते हैं, पर इन्हें एक्सीलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हम 10 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करें तो। ओके, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो, अगर वो एक्सीलेंट कस्टमर्स बन जाते हैं तो वो फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट बाइंग टिल द डेट ऑफ राइडिंग वो 7 बाइक टोटल में खरीदेंगे। करेक्ट, 7 बाइक। अब देखो 30 साल की उम्र तक में आते आते वो गुड कस्टमर था, तो गुड कस्टमर था यानी कि वो 30 साल तक कितनी बाइक्स खरीद चुका है? 2 बाइक खरीद चुका है। करेक्ट ना? क्योंकि उसने 20 से 25 में एक खरीदी, 25 से 30 में दूसरी खरीद ली, तो वो 2 बाइक अभी तक खरीद चुका है। टोटल खरीदनी है 7, 2 खरीद चुका है, तो एक्सीलेंट में कन्वर्ट होते हैं 5 ही और खरीदेगा, इसलिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25%। अब ऑफ कोर्स 30 साल से लेकर 40 साल तक में 10 साल का ही गैप होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर 11 नहीं होगा, द लॉजिक स्टिल रिमेन्स हियर। सो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 65%, ये है सर। अच्छा, इस 5 को मैंने बॉक्स में इसीलिए बनाया हुआ जस्ट टू हाईलाइटेड कि देखो 5 इसलिए लिया है। ओके, किस लिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टोटल 7 बाइक खरीदता अगर वो एक्सीलेंट कस्टमर शुरू से होता, तो वो 30 साल तक तो गुड कस्टमर था। इसका मतलब यह है कि उसने 2 बाइक खरीद ली है, टोटल में उसको 7 खरीदनी पड़ेगी एक्सीलेंट में कन्वर्ट होते ही, तो 2 खरीद चुका है, 5 ही और खरीदेगा। ठीक है, समझ में आया? और अगर वो एक्सीलेंट में कन्वर्ट नहीं होता तो गुड ही रहता, तो गुड में रहता तो फिर अपने को क्या फायदा मिलता? तो अपने को मिलता 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 ही और खरीदता ना, फिर तो 2 तो पहले ही खरीद चुका है। 25% से मल्टीप्लाई, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, करेक्ट ना? 2, क्यों? अरे तो 2 तो पहले ही हो चुके हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था, 2 तो पहले ही हो चुके होंगे, अब 2 ही बचेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60%, ठीक है। ये जो भी आता है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद 500, क्योंकि 500 कस्टमर्स है, और जो भी अब आया उसमें से 10 करोड़ को माइनस कर देना। ये 10 करोड़ को माइनस करते ही आपको पता चलेगा कि ये करने का फायदा मिला या नहीं मिला, तो वो आता है आपका 41 करोड़ 75 लैक्स, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या अपना एडवाइस रहेगा, डेफिनेटली आपको ये एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। फिर उन्होंने थियोरेटिकल पार्ट्स पूछे। पार्ट बी में इन्होंने पूछा है कि बताओ सीएलवी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे असर्टेन किया जा सकता है। ऑफ कोर्स यू नीड टू नो योर कस्टमर्स, आइडेंटिफाई करो कस्टमर्स कौन है, और उसके बाद में उसके ऊपर एनालिसिस करके पता लगाओ कि कितनी लाइफ तक वो अपना कस्टमर बना रहेगा। व्हाट इज द कस्टमर लाइफ, कितना वैल्यू अपन उससे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी को कितना वैल्यू जनरेट करके देगा वो कस्टमर, ये भी आप असर्टेन करोगे। उसके बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे तो आ जाएगा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, सिंपल। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि ये चारों चीजों को आप एक्सप्लेन कर दो। ओके, सो कस्टमर सिलेक्शन क्या होता है? हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि अपना टारगेट कस्टमर सेगमेंट कौन सा है और उसको अपन किसको सेल करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस। कस्टमर एक्विजिशन होता है कि उस टारगेट सेगमेंट कस्टमर वाले को अब अपने को अक्वायर करना है, अपना बनाना है, तो उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, प्राइसिंग अच्छी रखेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट भी देंगे। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन होता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने पास ही रखना है, उसके लिए आपको क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, सर्विसिंग अच्छी करनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम प्राइसिंग को भी रीजनेबल रखना पड़ेगा। कस्टमर एक्सटेंशन इज क्रॉस सेल, अपसेल, रीसेल। रीसेल होता है कि वापस बेचो, क्रॉस सेल होता है कुछ और बेचो, और अपसेल होता है मतलब मिलता जुलता कुछ और बेचो, और अपसेल होता है कि कुछ महंगा बेचो, ठीक है। तो क्रॉस सेल, रीसेल, अपसेल, ये है कस्टमर एक्सटेंशन। पार्ट डी में हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ये अलग अलग सिनेरियोज के अंदर कि कस्टमर एक्विजिशन है, रिटेंशन है या फिर एक्सटेंशन है। सो काफी कंफ्यूजन मुझे हुआ ऑनेस्टली ये सॉल्व करते वक्त, एंड आई थिंक कि इंस्टीट्यूट ने ये जो पॉइंट्स बनाए ये तो बहुत ट्रिकी बना दिए या फिर अच्छे से फ्रेम नहीं किए। कुड बी एनी ऑफ द टू थिंग्स। लेट्स डिस्कस कि मेरी तरफ से पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि अपने कस्टमर्स को
ईमेल सेंड करेंगे अबाउट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ताकि हम बता सकें कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कम से कम बाय यूजिंग द कंपनी प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें मुझे लगता है रिटेंशन, क्योंकि कस्टमर को ईमेल सेंड कर रहे हैं, यानी कि हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उन्हें रिटेन करने के लिए हम लोग उन्हें मेल सेंड कर रहे हैं, यानी कि एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज रिटेंशन। फिर मार्केटिंग मैनेजर ऑफ लार्ज एमएनसी सेज दैट द सर्विस product experience personalization are paramount nowadays. If you want the customers to be happy, spend more on your business in the long run. I think ये spend more on your products पढ़ के ही सिर्फ मुझे लगा कि ये extension हो सकता है, because we want to resell our products. Okay, a telecom company developed and added a movie app जो कि अट्रैक्ट कर सकता है कस्टमर को टुवर्ड्स प्रीमियम प्लान सर्विस फ्रॉम बेसिक प्लान से प्रीमियम प्लान पे ले जाना, यानी कि अपसेल करना। आई थिंक दिस इज एक्सटेंशन। A business looking to buy a website domain would, as a natural choice, likely to be interested in web hosting and privacy protection service too. मुझे लगता है कि कोई खरीदने जाए, मतलब ऑफ कोर्स कोई खरीदेगा वेबसाइट का डोमेन, तो साथ में होस्टिंग भी परचेज करना ही पड़ेगा उसको, प्रिवेसी प्रोटेक्शन भी परचेज करना ही पड़ेगा। सो ये मुझे लगता है एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेलिंग दिखाई दे रहा है, वेबसाइट के साथ में वेब होस्टिंग भी, प्रिवेसी प्रोटेक्शन भी। ओके, तो मिलता जुलता कुछ और बेच दिया। A company is keeping small list of popular products on the sidebar of the web page. ठीक है? This allows its customer to see the most popular products when they are browsing the website. अब इसमें मुझे एक कंफ्यूजन है कि वेबसाइट अपना खुद का है या किसी और का है। अगर किसी और का है तो क्लियरली एक्विजिशन होता है, क्योंकि समझ लो कि किसी और वेबसाइट पे जा रहे हो आप, और वहां पर आपको अ, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं पॉपुलर वाले, तो आपको वो क्या करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज करके और प्रमोट करके आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इज एक्विजिशन, राइट? एट द सेम टाइम इफ इट इज देयर ओन पेज, तो ये एक्सटेंशन होने का चांस बनता, बट आई डोंट सी द रीजन व्हाई दिस शुड बी एक्सटेंशन, क्योंकि इसमें क्रॉस सेलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि रिलेटेबल प्रोडक्ट्स नहीं है, रीसेल नहीं हो रहा है क्योंकि एग्जिस्टिंग जो खरीद रहा है वो नहीं है, और अपसेल तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर फिर से मुझे लगता है कि एक्विजिशन ही है, अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए शायद उन्हें अक्वायर करना चाहते हैं। मार्केटिंग मैनेजर कॉशंस हिज टीम, डोंट ओवरवेल्म पोटेंशियल कस्टमर्स विद टू मेनी चॉइसेस, वरना वो कार्ट को अबैंडन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये रिटेंशन है। ऑफ कोर्स आपके कस्टमर्स जो हैं उन्होंने कार्ट में कुछ ना कुछ भर दिया है, ठीक है, ऐड कर दिए प्रोडक्ट्स, अब उनको कंफ्यूज ना करने के लिए और वो कार्ट को छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए आप कुछ करना चाह रहे हो। आई थिंक दिस इज रिटेंशन। SG Analytics team aggregated the customer and transaction data for last 7 to 10 years of rival company. Rival company के customer और transaction data को aggregate करके analysis किया। इसने rank किया customers को upon weighted score calculated using 10 different metrics. तो ये मुझे लगता है सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है कि कौन से टाइप के कस्टमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर हम टारगेट करना चाहेंगे। Last point is Mr. Charan, a PhD aspirant and doing dissertation on the role of advertising, says that to be successful in the 21st century, advertisers must find creative ways to transform customers into lifelong purchasers and die-hard advocates. The lifetime value of a loyal customer far exceeds any short-term buzz generated by a one-time promotion gimmick. इसमें मुझे लगता है बॉस कि ये लाइफ लॉन्ग परचेजर सुन के और डाई हार्ड एडवोकेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लगता है दिस कुड बी रिटेंशन। एट द सेम टाइम एडवर्टाइजिंग की बात भी चल रही है, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है और एडवर्टाइजिंग से ही मैं उसे लाइफ लॉन्ग कस्टमर बनाना चाहता हूँ, कुड बी एक्सटेंशन एक्विजिशन ऑल्सो। सो आई एम कंफ्यूज्ड हियर। ऑफ कोर्स एक्विजिशन भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, मेरे हिसाब से डिपेंडिंग ऑन whatever assumption you take. Question 3. क्वेश्चन 3 वॉज फ्रॉम डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। कैपेसिटी डिवीजन ए का 2000 टन का है, 1600 टन का डिमांड है एक्सटर्नल और 1250 टन का डिमांड है इंटरनल। तो कंपनी का पॉलिसी है कि 1250 पहले इंटरनली देना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्सटर्नल सेल्स करोगे। ओके, 22,000 पर टन में मार्केट सेल करते हो आप, 14,000 पर टन का आपका वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट 60 लाख का दिया है, 60 लाख। डिवीजन बी का बताया कि रोस्टेड कोकोआ बीन्स को सेल करोगे तो 1,000 टन को सेल करते हो, 40,000 रुपए पर टन में आप सेल करते हो। और उसके अलावा बताया कि अगर 1 टन आपको प्रोड्यूस करना है रोस्टेड कोकोआ बीन, तो आपको इनपुट चाहिए 1.25 टन ऑफ प्रोसेस्ड कोकोआ बीन्स,
और रोस्टिंग का कॉस्ट आपको पड़ेगा 4000 पर टन ऑफ इनपुट, ध्यान रखना पर टन ऑफ इनपुट। फिक्स्ड कॉस्ट है 40 लाख, और इनपुट कितना होगा भाई, 1000 मुझे अगर सेल करना है तो इनपुट चाहिए 1250, ठीक है एज पर दिस। तो 4000 पर इनपुट यानी कि 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1250, ओके। ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया पहले डिवीजन बी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन से प्राइस पर, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% पर टन। तो 14000 का वेरिएबल कॉस्ट था, प्लस 10% कर दो 15400 आएगा, 15400। रेट ऑफ टैक्सेशन बताया है, कंट्री एक्स जहां पर डिवीजन ए है उसका 45% टैक्स है, 25% है कंट्री वाई का जहां पर डिवीजन बी है। आपको निकालना है प्रॉफिट स्टेटमेंट और स्प्लिट करना पड़ेगा सेल्स और कॉस्ट को इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांसफर वेरेवर अप्रोप्रिएट, ओके। तो ये देखो मैंने कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट किया, ए का इंटरनल, ए का एक्सटर्नल, बी का एक्सटर्नल सेल्स ही होता है। तो 1250 इंटरनल सेल करता है 15400 पर, ठीक है। 14000 का वीसी है, 1400 आएगा इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्सटर्नल सेल 750 यूनिट्स का होता है, 8000 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करोगे टोटल कंट्रीब्यूशन में से तो प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से टैक्स हटा देना एट 45%, तो आपका पैट आ जाएगा। डिवीजन बी 1000 यूनिट्स ही सेल कर सकता है वो, एक्सटर्नली उतना ही उसको सेल करना है, 40000 पर टन में सेल करता है। वीसी बहुत इंपॉर्टेंटली 4000 दिया हुआ है पर टन ऑफ इनपुट, सो इंटू 1250 डिवाइडेड बाय 1000 करके मैंने पर यूनिट ऑफ आउटपुट करके निकाल दिया। सिमिलरली ट्रांसफर कॉस्ट भी देखो 1250 के हिसाब से आएगा, पर मैंने इसे 1000 के हिसाब से निकालकर पर यूनिट कर दिया है, ओके। कुछ इस तरह से देन आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट निकल जाएगा, टैक्स 25% से लगेगा और पैट निकल जाएगा। अल्टीमेटली टोटल अपनी कंपनी का पैट आता है 97,75,000, ओके। ये है आपका पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट। पार्ट ए का सेकंड पार्ट आप देखो तो उन्होंने बोला है कि टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं करंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी के। अब करंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ये बताती है कि आप सिर्फ 15,400 में ही सेल कर रहे हो अपने इंटरनल डिवीजन को, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ए पर, है ना। ए पर प्रॉफिट कम होगा क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेचता तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होता। प्लस एक और पॉलिसी में ये भी बात कही है कि पहले बी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, हो सकता है ए, अगर ये पॉलिसी नहीं होती तो हो सकता है ए सिर्फ बी को नहीं करता, पहले एक्सटर्नली करता, ठीक है। सो दैट कुड आल्सो हैपन। सो इसकी वजह से क्या होता कि अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट ज्यादा होता, पर यहाँ पर इस कंट्री में टैक्स लगता है 45% से, जिसका मतलब है कि यहाँ पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ के आता अगर प्रॉफिट ज्यादा होता तो, जिसकी वजह से कंपनी का ओवरऑल पैट रिड्यूस हो जाता, ठीक है। और बी बी डिवीजन जहां पर है विच इज कंट्री वाई, वहां पर टैक्स लगता है 25% पे, कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया ये तो वहां पर पैट कम हो जाता, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ही कम है, क्योंकि हम उसको सेल नहीं कर रहे हैं ना सारा। डिवीजन ए अगर सेल नहीं करता है तो बताया नहीं है कि बी बाहर से परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो इमेजिनिंग कि उसको सिर्फ 400 यूनिट ही मिलते हैं, वो 320 यूनिट ही सेल कर सकता है, ठीक है। कैसे निकाला सर ये, तो भाई देखो 2000 की कैपेसिटी है और 1600 का एक्सटर्नल डिमांड है, तो बचे सिर्फ 4000, ठीक है। और ये 4000 ही बचे तो सॉरी 400, सिर्फ 400 ही बचे तो 400 ही ट्रांसफर होंगे, और 400 ट्रांसफर होंगे तो इस 1.25 टन ऑफ प्रोसेस्ड कोका बीन वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से नंबर ऑफ यूनिट जो हम सेल कर पाएंगे, यानी कि डिवीजन बी जितना सेल कर पाएगा वो हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज 3.20, यानी कि 320। 320 यूनिट्स ही अगर सेल कर पाता तो उसका प्रॉफिट काफी कम हो जाता। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करके शो किया हुआ है, अगर ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ वैसा होता तो 79,40,000 ही ओवरऑल कंपनी का पैट बनता, तो इतना डिफरेंस आ जाता। दीज आर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग करते वक्त हम लोग ये ध्यान रखते ही है कि जिस कंट्री में टैक्स कम लगता हो वहीं पर ज्यादा से ज्यादा सेल्स हमें दिखाना होता है, वहां पर प्रॉफिट को ट्रांसफर करवाना होता है। पार्ट बी में हमें बोला है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर ही ट्रांसफर किया जाए डिवीजन बी को तो फिर इन दैट केस हमारा सिचुएशन क्या बनेगा, तो इस तरह से सिचुएशन बनेगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर ट्रांसफर करने के लिए 850 यूनिट्स तो मैं 22,000 पर ही ट्रांसफर करूंगा और 400 को मैं वेरिएबल कॉस्ट पर कर दूंगा। एट द सेम टाइम बी को भी 850 22,000 पर मिलेंगे और 400 14,000 पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 1000 की जगह मैंने 1250 को ही मल्टीप्लाई करा दिया 4000 से, टू कीप इट सिंपलर, वापस से इतना कैलकुलेशन डिटेल में शो नहीं किया। फिर पैट आ गया अपना
वापस से कैलकुलेशन तो सब कुछ सेम ही है, सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यही है, ओके, नथिंग एल्स। सो आता है आपका ये पैट। आप देख सकते हो एग्जिस्टिंग सिनेरियो से तो कम हुआ ही है ना, यहाँ से तो कम हुआ ही है, बट अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करता है तो ये अपना पैट ओवरऑल कंपनी का बनता। पार्ट सी में बताना है बिहेवियरल इश्यूज क्या हो सकते हैं अगर ट्रांसफर प्राइस ऑलरेडी हेड ऑफिस डिसाइड कर दे तो अभी जिस तरह से पॉलिसी चल रही है उस तरह से क्या होगा कि डिवीजन ए के पास में, डिवीजन ए के मैनेजर के पास में ज्यादा मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली ये ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी इंपैक्ट करने वाली है। वो जितना प्रॉफिट कमा सकता है उससे कम कमा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। सो अल्टीमेटली डिमोटिवेशन हो जाएगा उसके मैनेजर के लिए और पूरे डिवीजन के लिए भी। हो सकता है अगर उसके बेसिस पे उसको बोनस मिलता है तो उसका बोनस भी अफेक्ट हो जाए। सेकेंड थिंग कुड बी कि वो अपने कॉस्ट को मैनेज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहेगा, उसका सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पर आप देखो 14,000 पर टन का उसका वेरिएबल कॉस्ट है और प्लस 10% करके उसको ट्रांसफर करना है। ये अगर 15,000 होता ना तो प्लस 10% में वो 10% होता 1500, 1500। 15,000 का 10% होता है 1500, 14,000 का 10% होता है 1400। किस में ज्यादा फायदा है सर? ऑफ कोर्स 15,000 में। तो वो अपने कॉस्ट को कम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, दैट इज द पॉइंट हियर, क्योंकि उसको कोई उससे बेनिफिट मिल नहीं रहा है। ओके, सो ये होते हैं दो बिहेवियरल इश्यूज जो यहाँ पर रिजल्ट होते हैं, जिसे आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते थे। देन कैसे टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटी और डिविडेंड रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। नाउ ट्रांसफर प्राइस डिपेंडेंट अपॉन दीज फैक्टर्स, जिसमें से अगर देखें तो जहां पर जिस कंट्री में टैक्स कम लगता होगा वहां पर ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे हम, ज्यादा प्रॉफिट चाहेंगे वहां पर ताकि ओवरऑल कंपनी को टैक्स कम लगे। ये होता है टैक्सेशन का इम्पैक्ट। इंपोर्ट ड्यूटी अगर किसी कंट्री में ज्यादा है और उसे परचेज करना पड़ता है कहीं से, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे कम से कम प्राइस पर ट्रांसफर करें। ठीक है, ताकि उसकी इंपोर्ट ड्यूटी भी कम से कम लगे। ओके, सो ये होता है इंपोर्ट ड्यूटी का फैक्टर। बट डिविडेंड का मुझे लगता है ट्रांसफर प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है, 4A, 4A में बोला है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और काइजन कॉस्टिंग के बीच में 5 डिफरेंस बताओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो टेक्निक है ना वो कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक है, काइजन कॉस्टिंग कॉस्ट रिडक्शन का टेक्निक है। तो अगर आप कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन के पॉइंट्स लिख के आओगे तो भी सही चलेगा, और वही लिखना था यहाँ पर। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ कंपैरिजन करता है, ठीक है, पर काइजन कॉस्टिंग वुड रिजल्ट इनटू रियल रिडक्शन। ये टेम्पररी सेविंग देता है, ये परमानेंट सेविंग देता है। ये लेस डायनामिक है, ये फुली डायनामिक है। ये कंप्लाई करता है स्टैंडर्ड के साथ में, ये स्टैंडर्ड को ही चैलेंज करता है। ये प्रिवेंटिव मेजर है, ये करेक्टिव मेजर है। इस तरह के 5 पॉइंट आप लिख सकते थे, और भी पॉइंट्स है तो उनमें से भी अगर आपने कोई से लिखे तो वो भी सही हो सकता है। पार्ट बी, पार्ट बी बहुत सिंपल है। अपने को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाता है। सो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 4,20,000 इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो, और इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो वेरिएबल कॉस्ट दिया 6.8, सेलिंग प्राइस है 16। सो 16 माइनस 6.8 आप कर दो तो आता है आपका 9.20। ओके, ये 9.20 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 45,652 यूनिट्स। 80,000 यूनिट्स में से आप इतने यूनिट्स अगर सेल करते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लोगे। अब सेकंड सिचुएशन ये बताया कि 50% से कैपेसिटी इंक्रीज की जा सकती है विद द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करते हैं तो आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा और हो जाएगा 5,45,000। एट द सेम टाइम वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा बाई 0.40, तो ये 9.6 हो जाएगा। और इतने यूनिट्स आते हैं मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के। साथ में ये भी बताया कि बताओ कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, रेकमेंड द बेटर ऑल्टरनेटिव विथ रीजन। तो इसके लिए आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली कि किसमें ज्यादा आने वाला है। जिसमें ज्यादा आएगा वो आप करोगे। ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट रीजन। जहां पर प्रॉफिट ज्यादा वो हम लोग अल्टीमेटली करेंगे। और का क्वेश्चन जो है वो ये है कि लो कस्टमर प्राइस सेंसिटिविटी के लिए 5 फैक्टर बता दो। तो मतलब ये जितने भी थियोरेटिकल पॉइंट्स हमने देखे ना, ये हमने चैप्टर 1, 2, 3, 7, 11 और 12, ये 6 चैप्टर्स से तो एक दिन पहले ही सारे डिस्कस किए थे अपने मैराथन वीडियो में, और ये पॉइंट भी वहीं पर कवर हो गया था। कस्टमर प्राइस सेंसिटिविटी लो तब होती है जब यूनिकनेस का इम्पैक्ट हो। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है तो प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं होगी। कंपैरिजन करना डिफिकल्ट है तो भी ज्यादा नहीं होगी। एंड बेनिफिट यानी कि टोटल आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है, ठीक है, एंड में जो आपका फुल प्रोडक्ट बनता है उसकी कंपैरिजन में अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट की कॉस्ट कम है, विच इज कॉल्ड द एंड बेनिफिट इम्पैक्ट,
उसकी वजह से भी आपके उस पार्ट के लिए सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। शेयर्ड कॉस्ट, कॉस्ट शेयर करते हो किसी के साथ में तो प्राइस सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। इन्वेंटरी इफेक्ट, स्टोर करके नहीं रख सकते तो फिर आपकी प्राइस सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ये 5 फैक्टर्स थे जो आप लिख सकते थे, और भी पॉइंट्स है कुछ जो भी लिखे जा सकते हैं। आई हैव रिटन दिस 5। पार्ट सी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ईवीए कैलकुलेट करना है। ये आया होगा 639.033। मतलब ईवीए के ऊपर इससे सिंपल क्वेश्चन वो नहीं दे सकते। हालांकि साथ में उन्होंने एसवीए के ऊपर भी पूछ लिया जो कि सिलेबस में नहीं था, बट फिर भी दे हैव गिवन। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि सर ये 6 नंबर बोनस में मिलेंगे क्या? आई हैव नो आइडिया। मे बी वो दे सकते हैं, हो सकता है ना भी दे, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आई थिंक इफ यू हैव अटेम्प्टेड दे माइट अवॉर्ड यू, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आपने अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर तो वो मार्क्स शायद आपको ना दे। ओके, बट ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कंटिंजेंट, मैं इस पे कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कह पाऊंगा। पार्ट सेकंड में पूछा एसवीए क्या होता है, तो मैं बता दूं एसवीए सिंपली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स ओवर द लाइफ। ओके, एंड कौन से ड्राइवर्स अफेक्ट करता है शेयर होल्डर वैल्यू को, तो सिंपली फॉर्मूले में जो जो चीजें यूज होती है वो वही अफेक्ट करता है। जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट करेगा, सेल्स इंपैक्ट करेगा, सेल्स ग्रोथ, ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट कितना लगता है आपका, ठीक है, लाइफ कितना है प्रोजेक्ट का, क्योंकि उसके हिसाब से डिस्काउंटिंग होगी, डिस्काउंट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लेते हो, इनकम टैक्स रेट क्या है, ऐसे करके कुछ चीजें आप लिख सकते थे। क्वेश्चन 5, ओई कैलकुलेट करना है, तो देखो ओई आया मेरा 69.33। फॉर्मूला होता है एनओटी यानी कि नेट ऑपरेटिंग टाइम अपॉन नेट अवेलेबल टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ये है अवेलेबिलिटी का, फिर ये होता है परफॉर्मेंस का, तो ये है अपना आइडियल ऑपरेटिंग टाइम अपॉन नेट ऑपरेटिंग टाइम, और फिर क्वालिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो। सो ये होता है बॉस आपका, देखो नेट ऑपरेटिंग टाइम दिया हुआ है कि हमने 240 आवर्स काम किया एक्चुअल में, है ना, और टाइम लॉस हुआ 35 आवर्स का। 35 को ऐड कर दो, 275 यहाँ पर आ जाएगा, तो नेट अवेलेबल टाइम आपका 275 का था, 35 लॉस हो गया, 240 एक्चुअली में काम किया। दिस इज अवेलेबिलिटी रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो में आपको दिया है कि स्टैंडर्ड टाइम जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए लगता है यानी कि आइडियल ऑपरेटिंग टाइम वो है 200 आवर्स। सो 200 डिवाइडेड बाय एनओटी, अभी हमने जस्ट निकाला है, यहाँ पर दिया हुआ है 240। और क्वालिटी में आप देखो कि कितने यूनिट्स बनाए थे और कितने एक्सेप्ट हो गए, 2860 एक्सेप्ट हुए और 3000 बनाए थे। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 69.33% आएगा। ठीक है, ये ओई का कैलकुलेशन था पार्ट 3 का। पार्ट 1 में हमें बताना है कि बताओ कौन सा सूटेबल अप्रोच है टीपीएम को मेजर करने के लिए। तो ओई है, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख भी सकते हो, हालांकि सिर्फ आइडेंटिफाई बोला था, फिर भी थोड़ा कुछ लिख देना चाहिए उसके बारे में। लॉसेस, तो 6 लॉस होते हैं, उसमें से आप कोई से भी 4 लिख सकते थे, 2 मार्क्स का है तो आधा नंबर फॉर ईच पॉइंट होगा। ब्रेकडाउन, सेटअप, स्टॉपेज, डिफेक्ट, रिड्यूस स्पीड, रिड्यूस डील, ये 6 पॉइंट होते हैं, इसमें से कोई से भी 4 लिखते हैं आपको मार्क्स मिल जाते हैं। फिर 85% वर्ल्ड क्लास इंडेक्स है, तो बताओ इसका इफेक्टिवनेस कितना है, तो बहुत कम है, ठीक है। अवेलेबिलिटी का 90% होना चाहिए, परफॉर्मेंस का 95 और क्वालिटी का 99 होना चाहिए, ओवरऑल 85 इस तरह से निकलता है। आप इंडिविजुअली देखोगे तो भी अनएक्सेप्टेबल है तीनों ही, ठीक है, और ओवरऑल देखोगे तो ऑफ कोर्स अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि 85% इज वर्ल्ड क्लास एंड 69.33 हमने एक्चुअल में किया है, सो अनएक्सेप्टेबल। आप इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में जाकर लिख सकते हो कि अब हमें क्या करना चाहिए। पार्ट बी, पार्ट बी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करिए। ओके, सबसे पहले बता रहा है एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। मुझे लगता है इसमें आपको लिखना था कि कौन कौन से कॉजेज के लिए वो वर्क करते हैं, सोशल कॉजेज, एनवायरमेंटल कॉजेज, चैरिटेबल कॉजेज, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज बोला है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इस एसोसिएशन के बारे में जाकर बात नहीं करी मैंने। ओके, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रीजंस व्हाई परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। बताओ क्यों जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आपके जो डोनर्स है, जो फंड प्रोवाइडर्स है, उन्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। सो ये हमारी एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो लोग हमें फंड प्रोवाइड करते हैं, कि हम उन्हें बताएं कि हमने कैसे उसको यूज किया। पार्ट 3, चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं। 3 मार्क्स का था, तो मुझे लगता है कि 3 पॉइंट आप लिखते, 4 पॉइंट टोटल में है। 3 पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, लॉन्ग टर्म में अक्रू होते हैं उसके बेनिफिट्स, और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से हम पता नहीं लगा सकते। फोर्थ पॉइंट इज कि जिस चीज के लिए ही आपको एक्सपेंडिचर करना था उसी चीज के लिए किया या किसी और चीज के लिए कर दिया जस्ट टू मीट द स्पेंडिंग टारगेट्स, ये पता लगाना मुश्किल होता है। सो दीज आर द 4 चैलेंजेस जिसमें से आप 3 पॉइंट लिख सकते थे। एनालाइज वैल्यू फॉर मनी बहुत सिंपल है, 2 ही मार्क्स का है तो ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 3 इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि आपका एफिशिएंसी कितना होता है, इकोनॉमी कितना होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, थोड़ा सा केस से रिलेट भी किया जा सकता था। फिर एक्सप्लेन हाउ अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच कैन बी अप्लाइड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, तो इसके अंदर वही 4 पॉइंट्स होते हैं, बट पहले आता है कस्टमर, ठीक है,
यहाँ पर फाइनेंशियल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर, जिसके अंदर कस्टमर अपने क्या बेनिफिशियरीज, जिनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से फायदा मिलने वाला है। सेकंड इज फाइनेंशियल, तो ये फंड्स के बारे में बात करते हैं, कितना डोनेशन आपने रिसीव किया, कैसे उसको यूज किया वगैरह। इंटरनल वुड बी योर एफिशिएंसी ऑफ कोर्स, वॉलंटियर डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इनोवेशन होगा कि चेंजेस अगर कुछ होते हैं इकोनॉमी के अंदर तो आप कैसे अडेप्ट कर पाते हो उससे, वो होता है आपका अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है। 6A, 6A में बोला है हमें कि 42 पर यूनिट का रियलाइजेबल वैल्यू है अगर प्रोडक्ट Z को फर्दर प्रोसेस किया जाए आफ्टर पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, वरना Z का कोई सेलेबल वैल्यू है ही नहीं। नाउ कॉस्ट जो अभी तक पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक इनकर हो चुकी है उसमें 40 रुपए वेरिएबल है, 30 रुपए फिक्स्ड है। अगर उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो टोटल 30 रुपए और लगेंगे, वेरिएबल 20 और फिक्स 10। ठीक है। ऐसा डिसीजन लेने के पहले आपको कंपनी पूछती है कि हम करें या ना करें फर्दर प्रोसेस, तो बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन तो वैसे ही संक हो गया ना, अब तो वो तो इनकर करना ही था। जॉइंट प्रोडक्ट है तो आप ऐसा तो है नहीं कि जेड को निकालोगे नहीं, वो तो अपने आप निकल रहा है। ठीक है, तो अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन तो इररिलेवेंट हो गया। उसके बाद की सिनेरियो देखनी है कि आप करें क्या, तो वो रखा हुआ है। तो उससे बेटर है ना कि आप उसमें 30 रुपए भी नहीं लगाने, 20 ही लगाने, क्योंकि फिक्स तो ऑलरेडी इररेलेवेंट हो चुका है। ठीक है, तो 20 रुपए लगाने और 42 रुपीज का रियलाइजेबल वैल्यू मिलता है, यानी कि आपको पर यूनिट 22 रुपीज का फायदा होता है। तो ऑफ कोर्स यू शुड फर्दर प्रोसेस इट। अदर ऑल द अदर कॉस्ट्स आर इररेलेवेंट क्योंकि वो सम कॉस्ट है। इफ प्रोडक्ट जेड इज नॉट अ जॉइंट प्रोडक्ट, तो क्या एडवाइस रहेगा भाई? सबसे पहले पॉइंट तो ये पॉइंट में ही फ्लॉ है। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है तो हम बनाएंगे ही क्यों उसको अलग से? ठीक है, बट फिर भी उन्होंने पूछा है तो उसका आंसर ये होता है। तो देखो, अगर उन्होंने बनाया तो वेरिएबल 40 रुपए लगा चुके हैं, और अगर वो अब सेल ही नहीं कर सकते इसको बनाने में, बना तो लिया 40 रुपए लगा के पर सेल नहीं कर सकते, तो बना के कुछ फायदा नहीं, 40 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, पर अगर हम उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 20 रुपए और लगते हैं, जिसकी वजह से 60 रुपए हो जाता है टोटल कॉस्ट। पर एट द सेम टाइम रियलाइजेबल वैल्यू होती है 42 की। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो इंपैक्ट ये पड़ेगा बॉस कि अभी अगर आपने सेल नहीं किया फर्दर प्रोसेस करके तो 40 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, जो लग गया वेरिएबल कॉस्ट में। पर अगर आपने फर्दर प्रोसेस कर दिया तो 42 मिलेगा और 20 और जाएगा। समझे? तो अब आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा ना। ठीक है, कम हो जाएगा। ये मैंने नंबर शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर। दिस विल बी 42 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, लॉस हो जाएगा आपका 22 का, सॉरी 18। लॉस हो जाएगा 18 का। ओके, तो आपका लॉस तो कम हो गया, 40 से 18 पे आ गया। यही तो हम चाहते थे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर पार्ट ए। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें हमें ये पूछा है कि मिनिमम प्राइसिंग अप्रोच कौन से सिचुएशंस में हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा मार्क्स का दिख नहीं रहा था मुझे ये। ठीक है, तो मैंने दो ही पॉइंट लिखे। एक है कि अगर हम हमारा मटेरियल अनयूज्ड है, या फिर हमारी कैपेसिटी अनयूज्ड है, या फिर हमारा लेबर अनयूज्ड है, तो इन दैट केस हम लोग मिनिमम प्राइसिंग कर सकते हैं जस्ट टू यूटिलाइज दैट कैपेसिटी और मटेरियल। अब उसे डिस्पोज करने वाले थे, उससे बेटर है कि उसे यूज कर लिया जाए। सेकेंड ऑप्शन होता है कि अगर हमें लगता है कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो सकती है इस कस्टमर के साथ में, और लॉन्ग टर्म में ऑर्डर्स उससे और मिल सकते हैं, तो इन दैट केस हम लोग मिनिमम प्राइसिंग करने की सोच सकते हैं। ये दो सिचुएशंस मुझे लगी जिसमें हम मिनिमम प्राइसिंग कर सकते थे। उसके बाद में कीप और ड्रॉप को एनालाइज करना है। ठीक है, तो कैसे कीप और ड्रॉप डिसीजन लिया जाता है? तो देखो इसमें हालांकि मुझे समझ नहीं आया ऑनेस्टली कि इसका आंसर ये लोग किस तरह से चाह रहे होंगे। मतलब डू दे वांट अस टू टेल देम कि इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बाद कीप और ड्रॉप डिसीजन लिए जाते हैं, ये कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है? आई वेंट ऑन विद द सेकंड ऑप्शन विच इज कि कौन से फैक्टर्स को हम ध्यान रखेंगे व्हाइल टेकिंग दिस कीप और ड्रॉप डिसीजन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे अबाउट द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कि जो हम ड्रॉप करने की सोच रहे हैं क्या उससे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता है, प्रॉफिट नहीं, क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता है? तो उस चीज को हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि क्या कोई फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइडेबल है, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो क्या कोई फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइडेबल है? देन ड्रॉप कर दिया अगर किसी प्रोडक्ट को तो कैपेसिटी फ्री हो जाएगी, क्या उस कैपेसिटी का कोई और यूज है? एंड द फोर्थ पॉइंट वुड बी कि किसी और प्रोडक्ट जो हमारा हो उसकी सेल पर किसका इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या अगर इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दिया तो? ठीक है, तो ये चार मुझे लगी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था। शायद इसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी कवर हो गया कि इस तरह से चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग। एट द सेम टाइम फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड भी यहाँ पर आ गए। फाइनली बी पार्ट। बी पार्ट में पहले तो बजट बनाया, तो देखो बजट तो ये सिंपल ऐसे दिया हुआ ही है यहाँ पर। ठीक है, और एक्चुअल में ये हो रहा है 5,000 का डिफरेंस आता है। ओके,
तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये लोग 5,000 यूनिट सेल करने वाले थे 10 रुपए पे, 4 रुपए का इनका वेरिएबल कॉस्ट लगता है, यानी कि 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 30,000। फिक्स कॉस्ट 20,000 के, तो वो हो गए अब टोटल 10,000 का प्रॉफिट जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से 4,000 यूनिट ही हम लोग बना पाए। ओके, और 50 पैसे पर यूनिट से अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। तो उसकी वजह से अब मेरा जो कॉस्ट है वो हो चुका है 4.5। ठीक है, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो इंक्रीज माई सेलिंग प्राइस बाय 1 रुपी पर यूनिट। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस 11 हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 0.5 से मेरा कॉस्ट बढ़ गया और 1 रुपए से मेरा इनकम बढ़ गया पर यूनिट। सो अल्टीमेटली 0.5 से मेरा इनकम बढ़ा पर यूनिट। ठीक है, सो पहले 6 का कंट्रीब्यूशन था, अब 6.5 का हो जाएगा। 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 माइनस 20,000 माइनस 1,000 एडिशनल जो इन्होंने किया है टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो आता है आपका 5,000 का प्रॉफिट। अब इन्होंने बोला है कि भाई आप थोड़े से वेरिएंसेस भी कैलकुलेट कर दो। तो वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले सेल्स वेरिएंस मैंने निकाला है, एक है क्वांटिटी वेरिएंस। 4,000 यूनिट सेल कर पाए, 5,000 करने वाले थे, तो 1,000 इंटू 10 से 10,000 का एडवर्स आने वाला है। पर प्राइस में फायदा है क्योंकि हमने 11 में बेचा, 10 में बेचने वाले थे, तो 1 रुपए से 4,000 यूनिट पर फायदा है, 4,000 का फेवरेबल आया, नेट 6,000 से एडवर्स आ गया। ओके, फिर कॉस्ट वेरिएंस आप देख सकते हो। तो क्वांटिटी का वेरिएंस है सबसे पहले तो कि 5,000 यूनिट हम लोग यूज करने वाले थे पर 4,000 ही यूज किए। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 4 का कॉस्ट, तो 4,000 आपका आया सॉरी 4,000 से फेवरेबल आया। और प्राइस है 4.5 हो गया, अब 4 की जगह पर, तो 0.5 से बढ़ गया, 2,000 का एडवर्स आता है, नेट 2,000 से फेवरेबल। फिक्स कॉस्ट बजटेड 20,000 का था, एक्चुअल में 21,000 हो गया क्योंकि 1,000 हमने एक्स्ट्रा इनकर कर दिया। तो फिक्स कॉस्ट वेरिएंस आया 1,000 से एडवर्स। इन सारी चीज़ों को लिया तो एक्चुअल इनकम और बजटेड इनकम रिकनसाइल हो गया। तो ये होता है सर हमारा पूरा पेपर। इस तरह से हमने पूरे पेपर को डिस्कस कर लिया, सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, सबके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। तो कुछ इस तरह से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। चेक योर आंसर्स, आपके मैच होते हैं या नहीं होते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपका किसी क्वेश्चन पे कोई और थॉट प्रोसेस होता है तो। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दीज आर द आंसर्स दैट आई थिंक आर द पॉसिबल आंसर्स, और ये मेरी तरफ से है। तो ये था सर हमारा पूरा पेपर। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द रिमेनिंग एग्जाम्स अगर दिसंबर 21 वाले देख रहे थे तो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स ऑल्सो अगर आपने बाद में देखा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।